नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज स्टार्ट करेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम का। जो लास्ट क्लासेज आपकी कंप्लीट हुई थी उसके आगे का पार्ट, जिसमें हमने राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को, जो अरेबियन सी रिवर्स हैं, अरब सागर की नदियां और इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है, उसके रूप में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में लास्ट जो पार्ट बचा है वो बे ऑफ बंगाल रिवर्स अर्थात बंगाल की खाड़ी की नदी वाला जो पार्ट है, जिसमें राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं, एक चंबल रिवर के रूप में, जबकि दूसरी रहेगी चंबल की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर के रूप में, और फिर बनास की एक ट्रिब्यूटरी है राइट साइड से बनास में मिलने वाली, बेड़चिया आयड। और चंबल के बाद में डायरेक्ट यमुना से मीटिंग या संगम करने वाली राजस्थान की दूसरी प्रमुख नदी, जो डायरेक्ट एक तो चंबल मिलती है और एक दूसरा प्रमुख जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गंभीर रिवर, जो कि करौली से आने वाली प्रमुख नदी है। अब इसमें स्टार्ट करेंगे हम चंबल से। चंबल जो रिवर है उसका ओरिजिन मुख्यतः एमपी की ओर से होता है। जैसे राजस्थान में आने वाली अरब सागर की नदियों में एक प्रमुख नदी थी माही रिवर, वो भी मध्य प्रदेश में विंध्यन माउंटेन से आती है, जबकि चंबल का जो ओरिजिन पॉइंट है वो भी विंध्यन माउंटेन एमपी वाला पार्ट है, जहां से राजस्थान में बहने के बाद ये यूपी की ओर जाके यमुना से मीटिंग पॉइंट या इसका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट अर्थात जो संगम है वो यूपी की ओर होता है। तो चंबल राज्य में मध्य प्रदेश के अलावा यूपी को और कवर करेगी, अर्थात राजस्थान स्टेट के साथ ये दो अदर स्टेट को और कवर करती है, अर्थात 3 राज्यों से बहने वाली नदी के रूप में इसको माना जाता है। चंबल रिवर है, इस चंबल का एक तो जो ओरिजिन पॉइंट अर्थात जो उत्पत्ति स्थान है ये मध्य प्रदेश में जो विंध्यन माउंटेन है अर्थात विंध्याचल पर्वतमाला है, उसमें पहाड़ी आती हैं जानापाव हिल्स। तो मुख्यतः जानापाव हिल्स को इसका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो स्टेट के अकॉर्डिंग इसका ओरिजिन पॉइंट मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट वाइज इंदौर, माउंटेन्स के अकॉर्डिंग विंध्यन माउंटेन और हिल्स के अकॉर्डिंग आता है जानापाव हिल्स। और इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट या जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है अर्थात संगम बिंदु, वो यमुना में माना जाता है। और कौन से स्थान पे? इटावा यूपी की ओर। और इस स्थान से लेके और इस स्थान के बीच का जो इसका टोटल लेंथ है वो है अप्रोक्सीमेट 1051 किलोमीटर अर्थात 1051 किलोमीटर। तो चंबल का जो टोटल लेंथ है, एक तो आपको ये याद रखना है, जिसमें से राजस्थान के पास जो डेटा है, यानी राजस्थान में ये कितनी फ्लो करती है, तो अप्रोक्सीमेट 322 किलोमीटर। जबकि इसके जो ओल्ड डेटाज हैं, पुरानी जो सीमा, इसकी जो पुरानी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसकी लंबाई मानी जाती है 966 किलोमीटर, और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में पहले बहती थी 135 किलोमीटर। यानी ये मैनुअली सर्वे हुए हैं, मानवीय सर्वे हुए हैं, जिसमें कुछ गलतियां हुई हैं। तो वर्तमान में जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में इसका टोटल लेंथ 6 डिस्ट्रिक्ट में से लगभग 322 किलोमीटर है। अब चंबल का जो कैचमेंट एरिया या राजस्थान में जो ड्रेनेज सिस्टम इसका है वो मुख्यतः 6 डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। अब वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? राजस्थान में स्टार्टिंग में मैंने लूनी में आपको एक पॉइंट बताया था कि जो लूनी नदी है वो मुख्यतः राजस्थान के डेजर्ट की ओर 6 जिलों को कवर करती है। लूनी की तरह राजस्थान की 2 नदियां और हैं जो 6 जिलों को कवर करती हैं। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाली में एक चंबल और एक अदर जो रिवर है वो रहेगी आपकी बनास रिवर। अर्थात राजस्थान में 3 जो नदियां हैं वो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, लूनी, चंबल एंड बनास। तीनों में 6 डिस्ट्रिक्ट आपके शामिल होते हैं। अब चंबल में 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? राजस्थान में चंबल का जो एंट्री पॉइंट है, यह जो प्रवेश द्वार है, ये मध्य प्रदेश से इस साइड से एंट्री करती है चित्तौड़ के चौरासीगढ़ लोकेशन से। तो चौरासीगढ़ है, जैसे माही का एंट्री पॉइंट राजस्थान में खांदू विलेज को माना जाता है, वैसे चंबल का एंट्री पॉइंट चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। इसके बाद में इस नदी का जो आगे का जो फ्लो है वो कोटा बूंदी यानी हाड़ौती वाले क्षेत्र में
इसको क्रॉस करने के बाद मुख्यतः डांग एरिया से बहते हुए और ये यमुना की ओर जाती है। तो डांग एरिया में इसमें डिस्ट्रिक्ट होते हैं करौली, धौलपुर एंड सवाई माधोपुर। तो मुख्यतः इसका एक तो एरिया है डांग एरिया, दो हाड़ौती डिस्ट्रिक्ट और एक मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट अर्थात चित्तौड़ वाला पार्ट। तो राजस्थान के मुख्यतः 6 जिलों को कवर करती है, जिसमें भैंसरोडगढ़ को इसका एंट्री पॉइंट माना गया है राजस्थान के लिए। तो इस नदी के द्वारा जो कवर किया गया एरिया, एक तो एमपी का, एक जिस स्टेट में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान, और एक ये यूपी यमुना की ओर जाएगी। तो तीसरा स्टेट इसमें रहेगा उत्तर प्रदेश। यानी ये टोटल 3 स्टेट को कवर करती है, जिसमें राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया, इस कैचमेंट एरिया को एक तो प्रवेश द्वार वाले चित्तौड़ के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, 2 हाड़ौती अर्थात कोटा एंड बूंदी, और बाकी जो 3 बच गए जहां ये बीहड़ क्षेत्र बनाती है या चंबल का जिसको डांग एरिया बोला जाता है। तो उस डांग एरिया को मिला के इस तरीके से राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। इन 6 डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर के नाम से अर्थात चंबल की सहायक नदियों के रूप में है। अब इसमें मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां वो कौन कौन सी हैं? तो चंबल में मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां है ये गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, निवाज या नेवाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़ रिवर, परवन रिवर, ब्राह्मणी रिवर, बनास रिवर, चाकण, पुन्नू, कुराल एंड सीप रिवर। और इन रिवर्स को आप किसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो या उनको आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो याद करना इस तरीके से, गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो इसका मीनिंग कोई बच्चा अपनी माँ को शिकायत कर रहा है कि गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो गुस्से में जो स्टार्टिंग शब्द है इसके अकॉर्डिंग अपन नाम निकालते हैं रिवर का, गुंजाली रिवर। में से दूसरा नाम रहेगा मेज रिवर। फिर है माँ से मीनिंग रहेगा मांगली रिवर। पापा में पा से रहेगा पार्वती। ने से अपन बोलेंगे नेवाज रिवर या निवाज रिवर। इसे नेवाज या जनरली यह नाम भी लिखा हुआ रहता है निवाज रिवर। तो नेवाज या निवाज रिवर। आज में आ से मीनिंग निकलेगा आहू रिवर। काले से काली सिंध रिवर। घोड़ा से घोड़ा पछाड़ रिवर। पर से मीनिंग निकालेंगे अपन परवन रिवर। बार बार में जो बै शब्द है उस बै से एक से रहेगा आपका ब्राह्मणी, दूसरे बै से रहेगा बनास रिवर। चा से मीनिंग रहेगा चाकन। और कू से 2 मीनिंग इसमें निकलेंगे आपके, एक तो कू से कुन्नू और दूसरा कू से कुराल रिवर। तो राजस्थान की ये जो प्रमुख नदियां ये चंबल के ड्रेनेज सिस्टम या उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके रूप में ली जाती हैं। तो राजस्थान में एक प्रमुख लंबी और एक बड़ी नदी के रूप में होने के कारण इसमें सहायक नदियों की संख्या आपको अधिक दिखाई दे रही है। यानी अभी तक अपन ने जो नदी पढ़ी है उनमें सर्वाधिक सहायक नदियां अपन चंबल में देख रहे हैं। इसके बाद में चंबल से जुड़े हुए जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो बनास के बारे में, अर्थात जो अभी सहायक नदियां इसमें लिखी हुई थी उसमें बनास को लेके एक पॉइंट आता है कि बनास लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। बनास चंबल में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जबकि चंबल में राइट साइड से दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में काली सिंध को माना जाता है। जैसे चंबल वाला जो पार्ट है एमपी से और इस साइड में यूपी में इस तरीके से है, इसमें राइट साइड से आने वाली जो नदी है लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में वो काली सिंध को माना जाता है।
जबकि चंबल में लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है ये राजसमंद की ओर से आके सवाई माधोपुर वाले पार्ट में चंबल में मिलती है। इस नदी का नाम है बनास। इसका मीनिंग है चंबल में सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो बनास है और लेफ्ट साइड में है। इसका मीनिंग चंबल में राइट साइड से लॉन्गेस्ट जो रिवर है, मीनिंग लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर फ्रॉम राइट साइड। तो चंबल में दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में काली सिंध को लिया जाता है। जब रिवर फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है राइट एंड लेफ्ट। तो राइट साइड से काली सिंध को और ऑल ओवर लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में लिया जाता है बनास को। काली सिंध में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी होती है जिसका नाम होता है आहू। आहू और काली सिंध का जो मीटिंग पॉइंट है राजस्थान में, उसको एक विशेष नाम दिया गया है सामेला। सामेला वैसे राजस्थान कल्चर का एक शब्द है जिसमें लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो लड़के वाले जब पहली बार बारात लेके लड़की के यहाँ पहुंचते हैं तो उस दौरान लड़की वालों के द्वारा जो स्वागत किया जाता है, बैठते हैं, उसको कहते हैं सामेला। यानी दो कल्चर या दो परिवारों का जो मिलन होता है। उसी तरीके से राजस्थान में काली सिंध और आहू का जो संगम है या मिलान है या इनका जो मीटिंग पॉइंट है उनको कहा जाता है सामेला। इसी सामेला के किनारे राजस्थान का जो बेस्ट वाटर फोर्ट है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग बना हुआ है गागरोन, वो इसी सामेला के ऊपर स्थित है। अर्थात गागरोन फोर्ट जो बेस्ट वाटर फोर्ट के रूप में इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सामेला या ऑन द बैंक ऑफ आहू एंड काली सिंध। तो बनास के बारे में जो चंबल में पॉइंट आते हैं, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में। दूसरा है काली सिंध, ये लंबी सहायक नदी है लेकिन कंडीशनल आंसर रहेगा राइट साइड से। तो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर फ्रॉम राइट साइड, अर्थात चंबल में मिलने वाली दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी, जबकि ऑल ओवर सबसे लंबी सहायक नदी इसमें बनास को माना जाता है। फिर आता है सामेला, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आहू एंड काली सिंध, यानी आहू और काली सिंध का जो संगम है उसको ये नाम दिया जाता है सामेला। आहू है काली सिंध के संगम को सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे गागरोन दुर्ग स्थित है। तो गागरोन फोर्ट सामेला के किनारे स्थित है। गागरोन फोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सामेला। सामेला का मीनिंग है आहू और काली सिंध के किनारे। एंड गागरोन का जो फेमस पॉइंट इसमें आता है कि गागरोन राजस्थान के वाटर फोर्ट्स में या जल दुर्गों में सबसे बेस्ट जल दुर्ग माना जाता है। इसके बाद में चंबल की विशेषताओं में स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले इस नदी के जो अदर नेम्स या उपनाम है वो क्या क्या हैं। तो इसका एक जो प्राचीन या ऐतिहासिक जो नाम बोला जाता है यह है चर्मणवती रिवर के रूप में। तो चंबल को चर्मणवती रिवर के रूप में जाना जाता है। एक, इसमें हर समय पानी होने के कारण, अर्थात राजस्थान की अन्य नदियों की तुलना में हम देखें तो इसकी वाटर जो क्वांटिटी है या पानी की जो मात्रा है वो लगभग आपको 12 महीने देखने को मिलती है, जो इसमें बड़े बड़े बांधों के रूप में स्टोर किया हुआ है। इस कारण इसको राजस्थान की 12मासी नदी का दर्जा भी प्राप्त है। और एक हरित ऋषि की गाय थी कामधेनु, जिसे एक दिव्य गाय माना जाता था, अर्थात जिसका दूध समाप्त नहीं होता। उसी तरीके से राजस्थान की वह नदी जिसका पानी समाप्त नहीं होता उसको दर्जा दिया गया उस गाय के आधार पे कामधेनु। तो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की 12मासी और एंशिएंट नेम के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया जाता है चर्मणवती रिवर। तो इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चंबल का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम के अकॉर्डिंग ऊपर वाला आंसर रखा जाएगा। फिर तो ब्रैकेट में आप इंडिकेट कर सकते हो प्राचीन नाम। फिर आता है कैचमेंट एरिया ऑफ चंबल इज नोन एज बीहड़ और डांग। तो चंबल का जो कैचमेंट एरिया है मुख्यतः बीहड़ और डांग के रूप में जाना जाता है। और बीहड़ और डांग का मीनिंग क्या है? बीहड़ और डांग का मीनिंग है जहां चंबल के द्वारा गली इरोजन होता है वहां पे जो लैंड है या जो जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट वहां का जो है वो बेडलैंड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात उबड़ खाबड़ भूमि में कन्वर्ट हो जाता है। और वो उबड़ खाबड़ भूमियां जो बेडलैंड एरियाज हैं वो किसके रूप में डिफाइन होते हैं? बीहड़ या डांग के रूप में। तो चंबल के अवनालिका अपर्दन के द्वारा बनने वाली जो उबड़ खाबड़ इलाकृतियां हैं वो सामान्यतः बीहड़ या डांग है, जो राजस्थान में सर्वाधिक चंबल में है। तो इसका जो मेन कैचमेंट एरिया है बीहड़ या डांग के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको जनरली हम
डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जानते हैं। पहले जनरली हम राजस्थान में सुनते थे डाकुओं का क्षेत्र, तो ये मुख्यतः चंबल का जो एरिया है जिसके ऊपर बॉलीवुड की कई प्रमुख मूवी भी बनी हुई हैं, जिसमें एक कहें अपन पान सिंह तोमर, एक सुशांत राजपूत जी के द्वारा बनाई गई मूवी थी सोन चिरैया। तो ये कुछ प्रमुख मूवी हैं जो इस चंबल बीहड़ के ऊपर आधारित या इनकी स्टोरी है वो चंबल बीहड़ के ऊपर है। तो ये मुख्यतः डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जानी जाती है। इसका जो मेन कैचमेंट एरिया जो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला जो पार्ट है। इसके बाद में चंबल में पॉइंट आता है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मीनिंग है जहां तीन नदियों का एक साथ संगम होता है। तो चंबल के अंदर तीन नदियों का जो संगम है उसमें एक इसकी प्रमुख सहायक नदी बनास जो कि राजसमंद की ओर से आती है, और दूसरी प्रमुख सहायक नदी जो सवाई माधोपुर और एमपी की बाउंड्री से आती है सीप रिवर। और इसके त्रिवेणी संगम को नाम दिया जाता है रामेश्वरम घाट, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका जो प्रॉपर लोकेशन है ये पदरा विलेज सवाई माधोपुर, जिसमें चंबल के साथ मिलने वाली लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इसके बनास और एक सवाई माधोपुर और एमपी की बाउंड्री से आने वाली जो रिवर है सीप रिवर। इससे पहले हमने एक त्रिवेणी किया था राजस्थान में जो माही नदी के ऊपर सोम और जाखम का जो मीटिंग पॉइंट था, अर्थात बेणेश्वर, जो आदिवासियों के कुंभ के रूप में जहां माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, वो वाला पॉइंट अपना माही का पार्ट था। जबकि रामेश्वरम घाट है ये पॉइंट रहेगा अपना चंबल का पार्ट। फिर नेक्स्ट आता है जो कंजर्व्ड एनिमल इन चंबल रिवर। चंबल में जो संरक्षित जीव हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक तो मुख्यतः जो चंबल रिवर है वो फेमस है अपने घड़ियालों के लिए, अर्थात एलिगेटर्स की संख्या ना केवल राजस्थान में जबकि देश भर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो देश भर में सर्वाधिक घड़ियालों की संख्या राजस्थान की किस नदी में है? तो आंसर रहेगा चंबल रिवर। दूसरा होता है इसमें मछली की एक विशेष प्रजाति पाई जाती है डॉल्फिन की, जिसको हम कहते हैं गंगेटिक डॉल्फिन। ये देश में वैसे सर्वाधिक गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन राजस्थान में ये मुख्यतः चंबल की ओर देखने को मिलती है गंगेटिक डॉल्फिन। और एक दूसरा जीव और होता है इस चंबल के अंदर जो स्थलीय और जलीय दोनों भागों के ऊपर पाया जाता है, अर्थात लैंड पार्ट्स पे और वाटर पोर्शन के अंदर। इसका नाम है उदबिलाव, अर्थात ल्यूट्रा ल्यूट्रा के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तीन प्रमुख जीव हैं जिनको यहाँ संरक्षण प्राप्त है, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है घड़ियाल। तो घड़ियाल वाले इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, यहाँ से जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन अप्लाई होता है। फिर है इसके ऊपर बना हुआ एक प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल जिसका नाम है चूलिया वाटरफॉल, अर्थात चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात जैसे ही ये चंबल नदी राजस्थान के सदर्न पार्ट से राजस्थान में एंट्री करती है 84गढ़ वाले पार्ट से, तो 84गढ़ से एंट्री करने के बाद में इस नदी का पानी भैंसरोडगढ़ के पास में चट्टानों से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, और जो गिरता हुआ पानी होता है इस साइड में उसी को नाम दिया जाता है चूलिया वाटरफॉल, चूलिया जलप्रपात। चूलिया वाटरफॉल है, इसका लोकेशन है भैंसरोडगढ़ के अंदर। तो एक तो इसका लोकेशन याद रखिएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में या लोकेशन पे है, तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। और इसकी जो हाइट है जाखम बांध का बिल्कुल अपोजिट है। जाखम बांध की हाइट है 81 मीटर और इसकी है 18 मीटर, अर्थात 18 मीटर की ऊंचाई पर। और इसे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ राजस्थान के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में इसको माना गया है। तो इसमें ये जो लास्ट वाला फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल रिवर पे। कौन सी लोकेशन पे है? तो आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के अंदर। इसके बाद में आता है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज कॉन्सेप्ट ये है कि ये चंबल नदी जहां से बहती है उसके ऊपर एक बड़ा सा पिलर बना के और इस पिलर के माध्यम से पूरे ब्रिज को बांधा गया है वायरिंग से, इसको नाम दिया जाता है हैंगिंग ब्रिज। और इस ब्रिज के नीचे से चंबल नदी निकलती है और यहां से ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन सुविधाएं हैं जो कि पहले मुख्यतः NH-27 के रूप में था NH-27 के रूप में।
तो ये NH27 है, ये इसी हैंगिंग ब्रिज से होकर गुजरता है। तो सीधा सा मीनिंग ये है इसमें कि हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में किस नदी पे बनाया गया है, ऐसा बना हुआ एकमात्र ब्रिज माना जाता है राजस्थान के अंदर। तो हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में चंबल रिवर पे कोटा में बनाया गया है और इसकी लेंथ लगभग 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबा है, अर्थात 1500 मीटर के आसपास। तो हैंगिंग ब्रिज इज लोकेटेड इन कोटा। तो एक तो इसका लोकेशन याद रखिएगा, ऑन चंबल रिवर, किस नदी पे, तो एक रिवर याद रखिएगा चंबल रिवर, विच हाईएस्ट इट इज द लॉन्गेस्ट। हाईएस्ट में क्या है, इसकी ऊंचाई होती है, जबकि ये इसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई 1500 मीटर मीनिंग लगभग 1.5 किलोमीटर है। ओनली हैंगिंग ब्रिज ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है, अर्थात इस नदी के अलावा राजस्थान में कहीं पे भी हैंगिंग ब्रिज नहीं बना हुआ। तो हैंगिंग ब्रिज एकमात्र कोटा में चंबल रिवर के ऊपर स्थित है। चंबल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री, अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा पे बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में है। अप्रोक्सीमेट ये 242 या 243 के आसपास किलोमीटर है, जो इंटर स्टेट बाउंड्री पे कवर करती है, जो कि मुख्यतः राजस्थान और MP की सीमा को ये के ऊपर से बहते हुए और अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी बनाती है। तो राजस्थान की वह नदी जो ऑन इंटर स्टेट बाउंड्री अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा पे सबसे लंबी नदी के रूप में है, तो उसमें आंसर रखा जाएगा चंबल रिवर। जबकि राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी जो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान की ओर जाती है, तो वो कल मैंने आपको करवाया था इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में घग्गर रिवर के अंदर। फिर है चंबल के अंदर इसके जो डैम प्रोजेक्ट हैं, इसकी जो बांध परियोजनाएं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो बांध परियोजनाएं उनको मुख्यतः 3 फेजेज में कंप्लीट किया गया है। इनको 3 चरणों में कंप्लीट किया गया है और टोटल 3 फेज में टोटल 4 डैम कंस्ट्रक्शन इसमें हुआ है, यानी 4 बांधों का इसमें निर्माण किया गया है। तो कोई ना कोई एक ऐसा फेज है जिसमें 2 बांध बनाए गए हैं। तो चंबल को या चंबल के फ्लो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो राजस्थान में जहां से चंबल स्टार्ट होती है अर्थात 84गढ़, उससे पहले इस नदी के ऊपर एक प्रमुख डैम आता है MP की ओर, जिसका नाम आता है गांधी सागर। राजस्थान के चित्तौड़ में जहां ये एंट्री करती है वहां इसके ऊपर एक प्रमुख बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर। ये मेवाड़ का एरिया है और महाराणा प्रताप का संबंध भी इसी एरिया से था, तो डैम का नाम है राणा प्रताप सागर। ये राजस्थान की ओर बड़ा बांध है, जबकि चंबल के जो प्रमुख बांध है 4, इनमें सबसे प्रमुख और बड़ा बांध गांधी सागर जो कि MP की ओर है। गांधी सागर जो कि MP की ओर है। राणा प्रताप सागर के बाद चंबल का जो वाटर लेवल है इसको उठाने के लिए एक पिकअप डैम बना हुआ है, जैसे माही के ऊपर बना हुआ है कागदी पिकअप डैम। इसके पिकअप डैम को नाम दिया जाता है जवाहर सागर पिकअप, अर्थात कोटा डैम के नाम से। तो राणा प्रताप सागर के बाद में इसमें स्थित है जवाहर सागर, या उसको नाम दिया जाता है कोटा डैम। इसके बाद जो आगे का बांध बना हुआ है जिसको नाम दिया जाता है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो कि चंबल में मुख्यतः सिंचाई के काम में लिया जाता है, इस कारण इसको इरिगेशन डैम भी कहा जाता है। तो चंबल का इरिगेशन डैम के नाम से कौन सा डैम फेमस है, तो आंसर रहेगा कोटा बैराज। बाकी स्टार्टिंग वाले जो 3 डैम है जो व्यक्तियों के नाम से हैं, गांधी, राणा और जवाहर, इनसे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन किया जाता है, अर्थात जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है, अगर गांधी जी को, राणा को और जवाहर को खड़ा कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, राणा प्रताप सागर की। तो इन तीनों डैम में सबसे ज्यादा पावर है वो राणा प्रताप सागर की, उसके बाद में गांधी जी की, उसके बाद में जवाहर सागर की। तो इन डैम प्रोजेक्ट में एक तो एग्जाम में सीरियल पूछा जाता है, जैसा कि मैंने आपको माही में बताया था कि माही के अंदर ओरिजिन पॉइंट से डिस्चार्ज की ओर आपको बांधों के क्रम याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला ओरिजिन की ओर से आते हैं तो माही बजाज,
आगे कागदी और लास्ट गुजरात की ओर कडाना। उन डैम को उल्टा भी पूछा जा सकता है, अर्थात कडाना, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर। उसी तरीके से राजस्थान में चंबल के ऊपर पहले एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन अप्लाई हो चुके हैं कि इसका जो यमुना वाला जो मीटिंग पॉइंट है अर्थात जो संगम है, संगम से उद्गम की ओर बांधों के क्रम बताइए। तो उसमें जनरली पहला डिस्ट्रिक्ट के नाम से आता है कोटा बैराज, फिर इस साइड में आएंगे तो जवाहर सागर, जवाहर सागर से पीछे आएंगे तो इसमें राणा प्रताप सागर, और राजस्थान से बाहर निकल के एमपी में बात करेंगे तो उसमें रहेगा अपना गांधी सागर डैम। तो आप तो ओरिजिन की ओर से याद रखिएगे, रखें। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आती है वो अपने को याद रखनी है कि उसमें ओरिजिन से पूछा गया है या नदी के डिस्चार्ज या संगम की ओर से इनका क्रम पूछा गया है। लास्ट वाला जो संगम वाला हिस्सा होता है इसको जनरली हिंदी में नदी का मुहाना या अंतिम हिस्सा भी कहा जाता है। अब इसमें जो गांधी सागर वाला जो पार्ट है ये राजस्थान में नहीं है, ये बना हुआ है एमपी के अंदर। तो चंबल के निर्माण के समय इसके ऊपर जो स्टेज या चरण थे, उन चरणों में सबसे पहले जो डैम बना है पहले चरण में, उसमें एक तो गांधी सागर को बनाया गया है। तो इनके फेज याद करने के लिए आप इनको कंटिन्यू याद रखें। फर्स्ट फेज में गांधी सागर, सेकेंड चरण या फेज में राणा प्रताप सागर, थर्ड फेज में जवाहर सागर। तो इसमें फेज केवल 3 ही थे। इसका मीनिंग एक कोटा बैराज जो बच गया वो किस फेज में है, तो उसको वापस फर्स्ट फेज में ही लेना है अपने को। इसका मीनिंग चंबल के जो डैम प्रोजेक्ट हैं उसमें प्रथम फेज में 2 बांधों का निर्माण किया गया था, अर्थात जब गांधी सागर का काम स्टार्ट हुआ था तो राजस्थान की ओर फर्स्ट फेज में कोटा बैराज का काम स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में आगे कंटिन्यू याद रखने हैं, गांधी से राणा प्रताप सागर सेकेंड फेज और जवाहर सागर है ये थर्ड फेज के अंदर। फिर नेक्स्ट रिवर आती है बनास रिवर, जो कि चंबल के लिए लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है और राजस्थान में इससे संबंधित जो पॉइंट है अर्थात खमनोर पहाड़ियां, जो कि हमने अरावली की जो अदर इंपोर्टेंट हिल्स थी उसमें भी पढ़ी थी। खमनोर हिल्स से इसका ओरिजिन माना जाता है राजसमंद की ओर से, और इसका जो डिस्चार्ज पॉइंट है अर्थात संगम स्थान है वो चंबल के लिए एक त्रिवेणी है, जबकि बनास के लिए वो त्रिवेणी भी है और उसका लास्ट कॉन्फ्लुएंस पॉइंट अर्थात लास्ट मीटिंग पॉइंट भी माना जाता है। तो एक तो इसका जो उद्गम स्थान है ये खमनोर हिल्स जो कि राजसमंद में स्थित है, खमनोर पहाड़ियां। दूसरा इसका डिस्चार्ज पॉइंट जो कि चंबल रिवर में रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। राजसमंद से लेके चंबल तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 512 किलोमीटर अर्थात 512 किलोमीटर। ये सैटेलाइट और जो बिल्कुल करेक्ट लेंथ है वो वाली है, जबकि इससे पहले की जो मैनुअली सर्वे में यानी पुरानी जो लंबाई के रूप में वो ली जाती है इसमें 480 किलोमीटर। तो दोनों डेटा हो तो एग्जाम में ये न्यूली जो डेटा है इसको सही माना जाएगा, नवीनतम डेटा को। और 512 किलोमीटर क्रॉस करते समय ये नदी जिस एरिया को कवर करती है वो होता है इस नदी का कैचमेंट एरिया, जो राजस्थान के पूर्वी मैदानों में भी मैंने आपको बताया था। बनास का मैदान राजस्थान में मुख्यतः 2 पार्ट्स में बटा होता है, एक तो सदर्न प्लेन जो कि मेवाड़ मैदान के नाम से होता है और एक बनास का उत्तरी मैदान जो कि मालपुरा करौली मैदान के रूप में होता है। तो इसका जो कैचमेंट एरिया मालपुरा करौली मैदान, तो मालपुरा करौली मैदान में तो इसका जो एरिया है वो रहता है एटीएम्स। इसके अकॉर्डिंग याद रखना आपको अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, यानी जो मालपुरा यानी जो माल यानी कैश जो होता है वो किस में होता है, एटीएम्स के अंदर। तो इसमें मालपुरा जो करौली का मैदान है वो इसका अजमेर, टोंक एंड सवाई माधोपुर वाले पार्ट में है, जबकि बनास का जो दक्षिणी मैदान होता है जो कि मेवाड़ की ओर है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के राजाओं ने हजारों साल तक अपनी स्वतंत्रता को बनाने के लिए प्रयास किया, अपना रक्त बहाया था। और रक्त के अंदर क्या होती है, रक्त के अंदर पाई जाती है आरबीसी, अर्थात अपने को यहाँ याद करना है कि मेवाड़ का मैदान है वो आरबीसी में है, राजसमंद में, भीलवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको आपको याद रखना है आरबीसी के नाम से और एटीएम्स के नाम से। तो इन 6 जिलों को ये कवर करती है, जिसमें आरबीसी वाले होते हैं मेवाड़ मैदान के रूप में और जो एटीएम्स वाले होते हैं वो होते हैं मालपुरा करौली मैदान के रूप में। अब इस नदी में मिलने वाली कुछ एक प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल के अंदर अपन ने पढ़ी थी, लूनी में हमने देखी थी, माही के अंदर साबरमती में हमने देखी है,
तो लगभग जिन नदियों की सहायक नदियां अधिक हैं उनको हमने कुछ एक ट्रिक्स में देखा है। तो जब भी आप इनको रिटर्न करें या लिखें तो इन ट्रिक्स को 4-5 को रट लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान में अगर इन 4 या 5 नदियों के ट्रिक्स या इनको आपने याद कर लिया तो कभी भी आपके ट्रिब्यूटरीज यानी जो सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये कभी भी समस्या नहीं आएगी। ये मुख्यतः राजस्थान की 4 या 5 जो प्रमुख बड़ी नदी हैं उनको याद करने के बाद। तो बनास के अंदर भी जो सहायक नदियां उसी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, जिसमें हम बोलेंगे काली डाकण, काली डाकण किसको बोला अपन ने? मासी को। काली डाकण मासी, मैना, बांडी, मोर, आम को खा गई। जो लास्ट वाला शब्द है साइलेंट रहेगा। तो किसी बच्चे का कोई आम रखा हुआ था जिसको कई लोगों ने मिलके खाया, जिसमें कौन कौन था? उनको गुस्से में बच्चे ने क्या कहा? तो बच्चे ने कहा कि काली डाकण कौन? मासी। उसके साथ और कौन लगे हुए थे? काली डाकण, मासी, मैना, बांडी, मोर, इन सब ने क्या किया? आम को खा गई। तो काली से अपन देखेंगे काली सील, एक आती है काली सिंध, जबकि एक आती है काली सील। तो काली सिंध ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, चंबल की सहायक नदी, जबकि काली सील है ये बनास की सहायक नदी। तो नाम एक दूसरे से काफी मैच करते हुए शब्द हैं, इसलिए दोनों को याद रखना। काली सिंध है चंबल में और काली सील है बनास के पार्ट में। उसके बाद में डाई, डाकण से याद करेंगे डाई, मासी, मैनाल, मैनाल एक वाटरफॉल भी है, जलप्रपात भी है भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है बांडी, बांडी अपन ऑलरेडी पहले एक नदी कर चुके हैं जो कि लूनी के अंदर है। तो लूनी वाली जो बांडी है वो अलग है, जिसको केमिकल रिवर भी कहा जाता है, वो पोल्यूटेड रिवर होने के कारण। एक आती है मोरेल रिवर जो कि जयपुर से निकल के और सवाई माधोपुर वाले पार्ट में बनास में मिलती है। एक आती है आहड़ रिवर जो कि आगे जाके नाम परिवर्तित करती है जिसका नाम होता है बेड़च। एक आती है कोठारी रिवर और एक नदी इसमें शामिल होती है खारी नदी। तो इसमें यही किया अपन ने, मासी, मैनाल, बांडी, मोरेल, आयड, कोठारी और एक लास्ट वाली खारी। अर्थात इस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर ट्रिक्स आपको याद नहीं हो रही हो इस तरीके से नदियों की, तो डायरेक्ट नदियों को याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये जो नदियां लिखी हुई थी बनास में, इसमें बनास की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है उसका दर्जा है, जो लंबी सहायक नदी का जो दर्जा है वो खारी को दिया गया है। तो खारी बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि इसमें खारी जो मिलती है बनास में वो लेफ्ट साइड से मिलती है। तो राइट साइड से इसमें लंबी नदी कौन सी होगी? उदयपुर से आने वाली जो बेड़च रिवर है, अर्थात जिसको आयड भी कहते हैं। तो बेड़च इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर फ्रॉम राइट साइड, अर्थात बनास में दाईं ओर से मिलने वाली जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो बेड़च को माना जाता है। अब एक तो इस नदी के जो अदर नेम्स यानी जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? तो सामान्यतः बनास जिस क्षेत्र में बहती है उस वाले एरिया में फॉरेस्ट्री एरिया या वन अधिक पाए जाते हैं, उस एरिया में या उसके आसपास। इस कारण इसको वन की आशा या वन की आस के नाम से जाना जाता है, अर्थात होप ऑफ द फॉरेस्ट। उसी को अपन शॉर्ट में कर देते हैं वर्णाशा। और इस नदी का जो संबंध है वो ऋषि वशिष्ठ से माना जाता है, इस कारण इसको वशिष्ठी रिवर के रूप में भी जाना जाता है। तो वशिष्ठी रिवर, वर्णाशा रिवर और वन की आशा रिवर, यानी सामान्यतः इसके जो बनास के जो नाम है वो सभी वैसे ही हैं। जनरली एग्जाम में ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में अप्लाई किया जाता है, होप ऑफ द फॉरेस्ट। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा के रूप में राजस्थान में बनास रिवर को जाना जाता है। बनास रिवर है उसमें 3 प्रमुख हिल्स आती हैं राजसमंद की ओर। इन पहाड़ियों के नाम, ऊपर वाली पहाड़ी का नाम है बिजराल हिल्स, बिजराल पहाड़ी। इससे नीचे वाली जो हिल्स हैं इसका नाम है, एक युद्ध भूमि या बैटल लैंड के रूप में भी फेमस है, दिवेर हिल्स। इससे नीचे वाली का नाम है खमनोर हिल्स।
और इन तीनों का जो ओरिजिन या जो उद्गम है वो राजसमंद की ओर से। ये जो तीनों पहाड़ियां, यहाँ से तीन प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जो कि तीनों पहाड़ियां कहाँ से संबंधित हैं? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से। एक इनके दक्षिण की ओर स्थित है पहाड़ी जिसका नाम है गोगुंदा हिल्स, गोगुंदा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में है। खमनोर पहाड़ियों से निकल के और चंबल में जाने वाली जो प्रमुख नदी है उसका नाम है बनास रिवर। और वहीं पे चंबल में मिलने वाली उसकी एक सहायक नदी जिसका नाम है सीप रिवर। तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा ये बनास का त्रिवेणी पॉइंट भी होगा, उसका संगम बिंदु अर्थात कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी रहेगा। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है संगम, ये बोला जाता है रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट जो कि कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर वाले पार्ट में। जबकि इसके ऊपर जो दिवेर वाली जो पहाड़ियां हैं, इसके ऊपर जो बिजराल हिल्स है, वहां से जो जाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जिनके नाम अपन देखते हैं कै एंड खै शब्द से, अर्थात कोठारी रिवर और एक है खारी रिवर। कोठारी का जो मीटिंग पॉइंट होता है इसमें यानी संगम जो होता है वो भीलवाड़ा में। खारी का जो पॉइंट है वो टोंक में, जहां इसमें एक सहायक नदी और आके मिलती है अजमेर की ओर से जिसका नाम है डाई रिवर। और इस मीटिंग पॉइंट को कहा जाता है राजमहल त्रिवेणी, अर्थात ये बनास के ऊपर दूसरा त्रिवेणी है। एक तो लास्ट पॉइंट पे बनता है त्रिवेणी जो बनास का संगम भी है और बनास के लिए एक त्रिवेणी भी है। त्रिवेणी यानी जहां तीन नदियों का संगम एक साथ हो। और इससे पहले जो गोगुंदा हिल्स है, यहां से आने वाली जो प्रमुख नदी है राइट साइड से बनास में, उसका नाम होता है बेड़च रिवर। हालांकि स्टार्टिंग नाम इसका होता है आयड़ नदी, जो आगे जाके उदयपुर में एक लेक बनाती है जिसका नाम है उदय सागर। इस उदय सागर लेक को जैसे ही ये क्रॉस करती है तो इस नदी का नाम बाद में आगे होता है बेड़च रिवर। और बेड़च रिवर का जहां बनास में संगम होता है वहीं पे भीलवाड़ा की एक लोकल नदी है जिसका नाम है मैनाल रिवर। ये भीलवाड़ा से आके और इसमें भीलवाड़ा में ही मिलती है, जिस जगह का नाम होता है बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा, जो कि चंबल के लिए, जो कि बनास के लिए एक त्रिवेणी पॉइंट है। चंबल के लिए जो त्रिवेणी है वो केवल वही है जो बनास के लिए भी है। राजस्थान में चार प्रमुख जो त्रिवेणी बनते हैं उन तीन में बनास पार्टिसिपेट करती है, अर्थात जिसमें एक में बनास नहीं है वो वाला रहेगा आपका माही वाला, अर्थात माही, सोम, जाखम, बेणेश्वर वाला त्रिवेणी। जबकि बाकी जो तीन त्रिवेणी हैं ये इस बनास नदी के ऊपर ही बने हुए हैं। तो बनास नदी पे एक तो त्रिवेणी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इगोत त्रिवेणी, दूसरा आपका राजमहल त्रिवेणी, और लास्ट वाला इसका संगम और त्रिवेणी दोनों ही है रामेश्वरम। तो बनास के लिए एक पॉइंट बोला जाता है कि राजस्थान सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। तो त्रिवेणी संगम के रूप में इसमें देखा जाए तो इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है त्रिवेणी का भीलवाड़ा की और बिगोद को, सेकेंड पॉइंट माना गया है इसमें राजमहल टोंक को, और लास्ट है रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर। राजमहल टोंक में बिगोद वाली जो लोकेशन है ये आती है भीलवाड़ा के अंदर। इसमें हर एक त्रिवेणी के ऊपर मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी काउंटिंग फिक्स है, 3। राजमहल है, इसमें भी आने वाली जो नदियां हैं 3। रामेश्वर है, इसमें भी 3। इन 3 में सब में एक कॉमन रिवर है जिसका नाम है बनास। तो बनास जो अपने लास्ट पॉइंट रामेश्वरम में जहाँ मिलती है तो इसको इसकी मुख्य नदी मिलती है चंबल, और वहीं पे चंबल की एक लोकल नदी और पाई जाती है, स्थानीय नदी और है जिसका नाम है सीप। इससे पहले वाले में भी बनास है और बनास मिलती है खारी डाई से।
तो बनास से खारी डाई कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है टोंक राजमहल के अंदर। तो इसे खारी डाई के नाम से याद रखना कि बनास और खारी डाई। और स्टार्टिंग वाला जो बनास का जो त्रिवेणी है वो उदयपुर से आने वाली बेड़च और भीलवाड़ा से आने वाली मैनाल के ऊपर है। तो इसका मीनिंग है बनास तय नहीं करेगी त्रिवेणी को क्या बोला जाए। तो बनास के साथ आने वाली जो रिवर्स हैं वो कौन सी हैं, उसके अकॉर्डिंग त्रिवेणी को नाम दिया जाएगा, क्योंकि बनास तो तीनों में कॉमन है। तो बनास अगर अपनी मुख्य नदी चंबल और चंबल की सहायक नदी सीप के साथ अगर है तो उसको नाम दिया जाएगा रामेश्वरम त्रिवेणी सवाई माधोपुर। बनास के साथ अगर खारी डाई है तो त्रिवेणी रहेगा टोंक वाला, और उससे पहले अगर बेड़च और मैनाल है तो उसका नाम रहेगा बिगोद त्रिवेणी अर्थात भीलवाड़ा वाला। तो राजस्थान में एक इसके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी के रूप में बनास को माना जाता है। तो लास्ट में हमने इसके उपनाम देख लिए थे। उपनाम के बाद में इसकी जो विशेषताएं हैं वो त्रिवेणी संगम के रूप में, जिसमें बिगोद वाले में आपको जैसे बताया कि बनास के साथ बेड़च और मैनाल होती हैं। दूसरा इसका राजमहल अर्थात जो टोंक वाला त्रिवेणी है उसमें बनास के साथ खारी और डाई शामिल होती हैं। तीसरा जो इसका त्रिवेणी संगम है वो चंबल का त्रिवेणी भी है, बनास का त्रिवेणी और संगम दोनों हैं, जिसमें बनास और इसकी मुख्य सहायक नदी चंबल और चंबल की एक सहायक नदी आती है सीप। तो इन तीनों प्रमुख नदियों का जो त्रिवेणी है वो लास्ट में है बनास के ऊपर, अर्थात इसके त्रिवेणियों का जो क्रम है उद्गम से संगम की ओर बिगोद, बाद में टोंक वाला राजमहल और लास्ट वाला अपन बोलेंगे रामेश्वरम घाट। और उल्टा पूछा जाए तो संगम को पहले बोलना रामेश्वरम और उसके बाद में राजमहल और बिगोद वाले पार्ट को। बनास के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें एक बोला जाता है मैक्सिमम त्रिवेणी संगम मेड बाय बनास रिवर इन राजस्थान। राजस्थान में त्रिवेणी संगम सर्वाधिक बनाने वाली नदी के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। बनास केवल राजस्थान राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी जब कैचमेंट एरिया ओनली राजस्थान का लिया जाए, वैसे तो राजस्थान के लिए सबसे लंबी नदी चंबल को बोला जाता है। जो नीचे पॉइंट है, चंबल इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर ओनली इन राजस्थान अर्थात जिसका एरिया केवल राजस्थान में ही होना चाहिए, तो उस आंसर में बनास को लिया जाता है। यानी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें आपका स्टार्टिंग यहाँ से होता है ओनली फ्लोइंग इन राजस्थान स्टेट, यानी जो केवल राजस्थान में बहने वाली नदी के रूप में उसमें लॉन्गेस्ट बनास को लिया जाएगा। उसके बाद है बनास इज द मैक्सिमम पोल्यूटेड रिवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर सामान्यतः जो नदियां हैं उनमें सर्वाधिक प्रदूषित नदी के रूप में दर्जा प्राप्त है बनास को। पहले यह दर्जा पश्चिमी राजस्थान की ओर से लूनी को हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में लूनी के स्थान पे यह आंसर आपका बनास माना जाता है। इसके बाद में है बनास नदी की जो कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध बांध परियोजना आती है बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर जो कि टोंक में स्थित है बनास के ऊपर, इसका लोकेशन है टोंक बनास में। और यहाँ का जो पानी होता है बिसलपुर का वो आगे की ओर फ्लो करता हुआ और सवाई माधोपुर की ओर जाके एक प्रमुख डैम बनाता है बनास नदी का पानी, जिसका नाम है इसरदा डैम सवाई माधोपुर। यह भी बनास नदी का एक प्रमुख बांध है। उसके बाद में मोरेल डैम जो कि मुख्यतः दौसा और आगे कैचमेंट एरिया इसमें सवाई माधोपुर का भी रहता है, लेकिन इसमें मेन जो एरिया वो दौसा का है। तो मोरेल डैम मुख्यतः दौसा, और एक आता है मेजा डैम जो कि बनास की प्रमुख सहायक नदी कोठियारी पे स्थित है। तो ये जनरली पूछ लिया जाता है मेजा बांध किस नदी का बांध है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोठियारी का ये बांध मुख्यतः भीलवाड़ा में है मेजा डैम। और एक राजस्थान में मेज डैम भी आता है, ये अलग बांध है, ये बूंदी में स्थित है मेज रिवर पे। तो यहाँ बांध का नाम और रिवर का नेम सेम है, मेज रिवर मेज डैम, और इसका लोकेशन है बूंदी, जबकि मेजा डैम है वो कोठियारी रिवर का डैम है और भीलवाड़ा में स्थित है। अब जो डैम प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिसलपुर। बिसलपुर के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में अर्थात पेयजल परियोजना के रूप में बिसलपुर है। जैसे राजस्थान के अंदर सबसे लंबे बांध के रूप में माही बजाज सागर को, सबसे ऊंचे बांध के रूप में अपन मानते हैं जाखम बांध को, उसी तरीके से राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बिसलपुर को माना जाता है, जो कि मुख्यतः टोंक में बना हुआ है। और जिस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है उसमें पेयजल और सिंचाई दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं।
बाकी जो अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, अदर डिस्ट्रिक्ट में केवल इसका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाता है। तो बिसलपुर के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं। एक तो बिसलपुर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना के रूप में लिया गया है, लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये पेयजल आपूर्ति कौन कौन से एरिया को करती है? तो एक तो टोंक कौन से डिवीजन हेडक्वार्टर में आता है? अजमेर, और बाद में अजमेर संभाग से जुड़ा हुआ एक पार्ट है नागौर, जयपुर, दौसा, ये एक संभाग के पार्ट हैं जयपुर के, जयपुर और दौसा। और इसमें जो न्यूली डिस्ट्रिक्ट जिसको वाटर सप्लाई हो रही है, यह है सवाई माधोपुर वाला पार्ट। अब इस बांध की कुछ एक इंपॉर्टेंट विशेषताएं और हैं, जैसे राजस्थान में कंक्रीट डैम के रूप में सबसे बड़ा बांध है, तो लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ राजस्थान स्टेट, तो उसमें आंसर रहेगा आपका बिसलपुर। अर्थात बिसलपुर की विशेषताओं में अपन ऐड कर सकते हैं। कंक्रीट बांध की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बाकी अन्य जो विशेषताएं उसमें इस बांध को चंबल रिवर या चंबल प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात चल रही है, जो राजस्थान में रिवर लिंक प्रोजेक्ट के रूप में पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा। तो राजस्थान में नदी जोड़ो परियोजना के तहत बनास नदी या बिसलपुर जो डैम है उसको चंबल से कनेक्ट करके और इस बांध को भरा जाएगा, और इस बांध का जो सरप्लस वाटर होगा यानी बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी होगा वो इसरदा डैम में छोड़ा जाएगा। बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी होगा इसरदा बांध में छोड़ा जाएगा। और बिसलपुर डैम है, इसके आसपास में ग्रीनरी अधिक होने के कारण इसे राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल किया गया, अर्थात संरक्षित क्षेत्रों में इसको शामिल किया गया है। बिसलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। अभी जो कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में, उनकी संख्या वर्तमान में 14 है, यानी 14 है, पहले इसमें 13 थी। और ये स्टार्टिंग में जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए उसमें से इसको माना जाता है, जो कि लगभग 2008 में घोषित हुआ था, अर्थात 2008 में इसको बना दिया गया था। तो जो इस बांध की अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें एक तो आपको पहले बताया था लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के रूप में, सेकंड आता है ये कंक्रीट डैम के रूप में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, अर्थात जो आरसीसी टेक्निक के ऊपर जो डैम बने हुए हैं उसमें कंक्रीट डैम के अकॉर्डिंग इसको लार्जेस्ट डैम बोला गया है। नेक्स्ट है बिसलपुर का जो अतिरिक्त पानी है वो इसरदा डैम अर्थात सवाई माधोपुर की ओर सप्लाई होता है, और बिसलपुर राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल है। और एक नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बनास नदी से जोड़ा जाएगा। तो ये जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं, बांध परियोजनाएं, ये बनास की कंप्लीट करते हैं अपन इसी पॉइंट के साथ। और इसके आगे का जो पार्ट है, अर्थात बनास के बाद में भी दो नदियां बे ऑफ बंगाल में भी बची हुई हैं, और नदियों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो बची हुई हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास को इसी पॉइंट के ऊपर विराम देते हैं। थैंक यू।